हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज अब हम इस सीरीज में अपने पी वाई क्यूज 2022 वाले शुरू करने वाले हैं। तो ये पिछले 2-3 सालों के इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे गिव यू द कॉन्टेक्स्ट एंड द आइडिया कि किस तरह के पैसेजेस आपको रिसेंटली मिलते रहे हैं एग्जाम्स में, सी सैट में, और आपको कैसे उनके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये 2022 2023 वाले जो पैसेज हैं इनको बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इससे आपको एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट for the previous year questions for the year 2022, and in this session we'll be covering the comprehension passages. तो चलो भाई शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े we have the we have a comprehensive guidebook for you which can help you in your preparation journey for your UPSC CSAT part. अब इस comprehensive guidebook में everything is given to you that you need to prepare for your UPSC CSAT exam, ranging from syllabus to strategy to sources that will help you to to put you in the right direction to prepare for this exam. So you can download this ebook for free of cost. The link for this ebook is given in the description of the video. So description में इस वीडियो के आपको इस कोर्स बुक का गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रेपरेशन। ठीक है, तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक होमवर्क पैसेज जो मैंने पिछले सेशन में आपको दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं पिछले सेशन में आपको जो होमवर्क पैसेजेस अब मैं देना शुरू करूंगा, आज भी दूंगा, और आपको इसी तरह से अब आगे सारे सभी सेशंस में मैं एक एक होमवर्क पैसेज दिया करूंगा जिसके आपको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा हमारे। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपको आंसर करना है और बताना है कि होमवर्क पैसेज क्या है। तो ये मैंने आपको पैसेज दिया था। अब इसमें क्या दिया होता गाइज, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होती है? जो ब्रॉड पॉलिसी विच वर्क्स इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज टू एनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर को इन्हांस करें, एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनिटरी और फिस्कल। अब मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? जो आरबीआई डिसाइड करता है। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? एक साल में जो गवर्नमेंट टैक्सेशन और बजट और वो डिसाइड करता है। ये दो अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन इनका साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इकट्ठा नहीं हुए देन इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, बिकॉज वहाँ पे फिर केओस हो जाता है। आरबीआई कुछ और सोच रहा है, गवर्नमेंट कुछ और प्लान कर रही है। तो वो क्या कह रहा है कि एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनिटरी और फिस्कल कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। कि एक दूसरे के एक्टिव सपोर्ट के बिना ये काम नहीं कर सकते। अब उसने क्या पूछा था? कॉरलरी पूछी थी हमसे। अब हमने ऑप्शन दिए थे, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। रेगुलेट करने की बात नहीं कर रहा वो क्या कह रहा है? अगर हमें इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाना है तो हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनमें दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज, ये गलत है। nowhere mentioned in the passage, and financial sector reforms are required. Financial sector reforms are required for enhancing। अब देखो, ये एक assumption हो सकता था, बट ये corollary नहीं है कि क्या करना चाहिए। That could be assumption, बट जो corollary है वो ये है कि the central bank cannot work independently of the government। गवर्नमेंट के बिना सेंट्रल बैंक या मतलब वैसे वर्षा वो काम नहीं कर पाएंगे। सो बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज हैव टू कम टुगेदर फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। चलो गाइस, अब 2022 के पैसेजेस शुरू कर रहे हैं। तो अब देखना एक एक पैसेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं और फिर हमें कैसे सही आंसर तक पहुंचना होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर? कि ऑथर ने क्या मैसेज दिया है यहाँ पे। तो पूरे पैसेज का जो मैसेज है वो हमें ढूंढना है। तो पढ़ते हैं गाइस। इन सिंपल, ऑप्शन शुरू किया गया, इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग वी थिंक ओनली अ स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस, बट इन पॉलिटिक्स वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन नोज हाउ टू गेट वोट्स एंड एवरीवन नोज हाउ टू एडमिनिस्टर स्टेट। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, एग्जांपल दिया उसने कि भाई जैसे अगर हम जूते बनाने की बात करें, भाई जूता मुझे ही बना पाएगा, कोई भी रोड चलता इंसान जूते नहीं बना सकता, राइट। तो हमें स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में हम क्या मानते हैं कि यार हर कोई तो वोट ले सकता है और हर कोई किसी स्टेट को, किसी जगह को एडमिनिस्टर कर सकता है, मतलब चला सकता है। ये हमारी सोच है, विचारधारा है पॉलिटिक्स के बारे में। व्हेन वी आर इल, अब आगे उसने और कहा है कि जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर इल वी कॉल फॉर अ ट्रेन्ड फिजिशियन। हम डॉक्टर को बुलाते हैं हुज डिग्री इज अ गारंटी ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। जिसकी डिग्री से उसके कॉम्पिटेंस और उसकी प्रिपरेशन पता लगती है। वी डोंट आस्क फॉर द हैंडसमेस्ट फिजिशियन, कि हम सबसे सुंदर फिजिशियन को नहीं बुलाते, या द मोस्ट एलिक्वेंट वन, जो सबसे अच्छा बोल सकते हैं, उसको नहीं बुलाते। वेल देन, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? वो क्या कह रहा है कि अब सिमिलरली इसी सिचुएशन में जब
देश की या स्टेट की स्थिति खराब है तो हमें किसको बुलाना चाहिए, सबसे सुंदर को या सबसे अच्छा बोलने वाले को, या जो सबसे अच्छी सर्विस कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है कंट्री को, उसको बुलाना चाहिए। तो उसने यही बोला कि भैया मतलब प्रॉपरली उसके पास एक कोई मतलब तैयारी होनी चाहिए, ऐसे नहीं रोड चलते किसी को भी उठा के आपने हेड बना दिया सरकार का। तो क्या मैसेज दे रहा है उसमें, ऑप्शन उसने ए दिया, वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट। ये तो एक फैक्ट है, लेकिन ये मैसेज नहीं है। मैसेज क्या दिया है उसने कि भैया उसको तैयार होना चाहिए पॉलिटिशियन को, ठीक है, ही शुड बी प्रिपेयर्ड, ही शुड बी वेल रेड टू serve a country, to serve a state. Second, politician should be selected from those trained in administration. ओके जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन हुए हैं उनमें से पॉलिटिशियंस को चूज करना चाहिए। ओके वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस से हमें क्या करना है, इनकॉम्पिटेंस को बार करना है। या as voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer state cannot be questioned, कि इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नहीं, वो पूरे पैसेज में क्या दे रहा है कि भाई उनकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड, ये भी गलत है, वो तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया। बचे बी और सी, वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, या पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई सलाह क्या दे रहा है वो, अब इसमें देखो हर कोई को नहीं कर सकते, लेकिन वो सलाह क्या दे रहा है कि भैया ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी समझ हो, ठीक है। लेकिन बार कर देना ये एक्सट्रीम ऑप्शन हो जाता है, इसके बिल्कुल बंद कर दो इनकॉम्पिटेंस को, ठीक है। अब ये होना चाहिए, लेकिन लोग करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट रियलिटी। तो अच्छा मैसेज क्या है कि पॉलिटिशियंस को वैसे चूज करना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े से ट्रेंड हो, जिनको थोड़ी सी समझ हो कि कैसे एक स्टेट को रन किया जाता है, कैसे एडमिनिस्टर किया जा सकता है, कैसे वो गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनकॉम्पिटेंस को बार कर दें बिल्कुल, उसको बिल्कुल यूं बोल दें कि भाई जो इसमें है ही नहीं उसको आने नहीं देंगे हम, बिल्कुल बैन हो जाएगा, वो ऐसा भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो डेमोक्रेसी है। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट मैसेज, जो मैसेज वो दे रहा है कि पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो गैस आगे आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। उसने क्रक्स पूछा, क्या क्रक्स दिया उसने, तो पैसेज पढ़ते हैं। विद स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एक स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज गॉन अप एक्सपोनेंशियली। सही बात बोल रहा हूँ कि स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, अच्छी लिटरेसी और इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स की वजह से, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज गॉन अप, कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज का जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द एफ्लुएंस, मतलब जो थोड़े से समृद्ध लोग हैं उसके डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स, खाने में चेंज, एंड एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स, और जैसे वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द एफ्लुएंस, ठीक है। पीपल हैव मूव टू अ हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट, ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर टू प्रोड्यूस देन सीरियल बेस्ड डाइट्स। तो उसने क्या बोला है कि पीपल जो हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट्स पे मूव कर गए हैं धीरे धीरे, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट, ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, टू प्रोड्यूस देन सीरियल बेस्ड डाइट, जो हमारी सीरियल बेस्ड डाइट है उससे ज़्यादा पानी लगता है अपने हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट्स पे। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स, gadgets and motor vehicles needs more and more energy, and generation of energy needs water। क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स, गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड मोर एंड मोर एनर्जी, एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ रही है और एनर्जी कंजम्पशन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ लाइफस्टाइल जिसमें हम पानी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये उसने पैसेज में दिया है जो मुझे समझ आया। अब आगे देखते हैं एक बार कि क्या क्रक्स है, ऑप्शन पढ़ते हैं। पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स, के इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स कंटिन्यू करनी चाहिए उनको। कि ये पूरा क्रक्स है पैसेज का मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडियन ट्रेडिशनल डाइट की बात कर रहा है, यहाँ पे वाटर कंजम्पशन की बात हो रही है। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन द कमिंग ईयर्स, कि डेवलपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी हमें, और हमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए। देखते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कल्चरल और सोशल बिहेवियर जो है लोगों का वो बदल जाता है। कल्चरल और सोशल नहीं, यहाँ पे तो एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है। एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स, के आने वाले समय में हमें कमिंग ईयर्स में वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को चेंज
करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स की बात नहीं कर रहा उसने, ज़्यादा फोकस यहाँ पे पानी के उस पर किया है। ये देखो, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स एंड एनर्जी कंजम्पशन। तो उसने खाने के लिए क्या बोला कि ऐसे हम हाई प्रोटीन पे आ गए, प्रोटीन डाइट पे आ गए, जिसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, और फिर हम ज़्यादा ऐसे हम कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी या एनर्जी भी ज़्यादा है, इसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक इट वॉज मोर अबाउट वाटर मैनेजमेंट। सो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू मी इज़ द राइट आंसर, कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू बी नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स, के आने वाले वक्त में हमें इनको वाटर मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो ये सारी एनर्जी कंजम्पशन और ये डाइटरी हाई प्रोटीन डाइट जो है वो नहीं आप सस्टेन कर सकते। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहले तो देखें, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न किस वजह से, एक तो हमें ये ढूंढना है, दूसरा एक उसने तीन स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, तो चलो गाइस पैसेज पढ़ते हैं पहले। द मेन थ्रेट to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns। वो क्या कह रहा है कि जो मेन थ्रेट है, ठीक है, जो खतरा है टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns। ठीक है, कि जो खतरा है ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंगली एविडेंट किससे है, वो अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जो पैटर्न्स हैं उसके अनसस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा खतरा है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के लिए। करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो आजकल के प्रोडक्शन पैटर्न्स है, मॉडल्स है, वो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। वी नाउ नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल। ठीक है, ये हमें पता है अनसस्टेनेबल है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, रिसोर्सेज फाइनाइट है। द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड्स टू बी सेवर्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू ट्रूली बिकम सस्टेनेबल। कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये जो इनका रिलेशनशिप है ना, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपेंडिंग, रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने तो कर दिया है इस चीज़ का, इस दिशा में काम शुरू, कैसे, रिसाइकलिंग से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करके। बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट, कि ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो हाई कॉस्ट की वजह से दबी पड़ी है, एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज, और क्लीन एनर्जी सोर्सेज के लिए लो अवेलेबिलिटी की वजह से वो फंसी हुई है। डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। कि डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रांजिशन को टू सस्टेन टू ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसने बोला अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। heavy dependence on fossil fuels, yes. Limited availability of resources, yes. And expansion of recycling, नहीं, expansion of recycling is not the reason for unsustainability। ये तो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय। कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रांजिशन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, यस। Providing loans for improving their public transport at nominal interest rates, yes. Encouraging them to change their production and consumption patterns। So I think production और consumption pattern को भी encourage करके, मतलब अगर वो change करे, ठीक है, कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न के बारे में उसने फर्स्ट लाइन में बोला था ना, अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, तो इसको चेंज करने की, तीनों ठीक है गाइज यहाँ पे, तो आई थिंक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बैठते हैं यहाँ पे। क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे सकते हैं, और इंकरेज कर सकते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने के लिए। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली वैलिड है। ठीक है, सो दिस वाज द माय राइट आंसर। तो गाइज ये थे आपके 2022 के कुछ पैसेजेस, लेवल 1 और लेवल 2। कुछ और हम आने वाले सेशंस में कल करेंगे और अगले हफ्ते भी करेंगे, बट ये है आपका आज का होमवर्क पैसेज। आपको इस होमवर्क पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आपको इसका आंसर है जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं आपकी तैयारी सही चल रही है नहीं चल रही है, आपको भी टेस्ट मिलेगा इससे। तो उसने पहले क्या पूछा है, लॉजिकल रैशनल लास्टिंग सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन उसने हमें बताना है। तो उसने क्या दिया है पैसेज में, पढ़ता है।
हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड सो दैट द लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम्स रेजिलियंट, कि कैसे हम फ्लड्स और ड्रॉट्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं ताकि लॉसेस जो है वो कम हो और सिस्टम है वो रेजिलियंट बन जाए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड इज दैट इंडिया गेट्स टू मच वाटर, about 75% of annual precipitation during 120 days, that is June to September, and too little for the remaining 245 days, कि हमें बहुत कम पीरियड में बहुत ज़्यादा पानी मिलता है और बाकी सारे टाइम पे हमें बहुत कम पानी मिलता है. दिस स्क्यूड वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी मैनेज एंड रेगुलेटेड फॉर इट्स कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर, कि ये जो वाटर की अवेलेबिलिटी है इसको मैनेज हमें करना पड़ेगा ताकि हम ये सिस्टम को रेजिलियंट बना पाए और लॉसेस को कम कर पाए. तो उसने क्या सॉल्यूशन दिया है इनका, अब ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, आंसर आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है. कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल्स अक्रॉस द कंट्री, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, या बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स. तो आपको क्या लगता है इसमें से सही सॉल्यूशन क्या बनता है? इसका रीज़न हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट आंसर आपको ज़रूर देना है. ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस डे 1 पे अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें सेक्शनल टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी हैं आपके एग्जाम की सिमुलेशन के लिए. वीकली लाइव डाउट सेशन है फैकल्टी मेंबर्स के साथ और लाइव रिवीजन क्लासेस भी हैं, एंड यू नो द फैकल्टी मेंबर्स. तो कम ज्वाइन अस, द लिंक फॉर आवर कोर्स हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. और अगर गाइज आपको इस सेशन के पीडीएफ और ऐसे और भी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो कम ज्वाइन अस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ था वैसे, बट मैं ऊपर लिख देता हूँ. तो hello@edutap.co.in, this is our email ID. You can drop us an email whenever you need to. So guys, I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, guys. Keep on giving your best. Keep on keep on putting yourself through all the all those hours, all the hard work that you need to put yourself through to prepare yourself for this exam. So keep up the good work. Stay safe, stay healthy. I'll see you again tomorrow with more such passages from the year 2022, and we'll discuss the passages tomorrow. But don't forget the homework session. और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं यहाँ पे. तो आई विल सी यू अगेन टुमारो गाइस. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू.